नमस्कार स्टूडेंट। भारत में राज्यों की राजनीति का अगला टॉपिक राज्य व्यवस्थापिका विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और संघीय प्रणाली के अनुरूप ही केंद्र सरकार की भांति ही राज्य सरकार में राज्य व्यवस्था में भी विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल व दोनों सदनों के एक सदन से मिलकर बनेगा। जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा। और 2014 के 16वीं लोकसभा के चुनाव के समय भारत के 28 राज्य या तेलंगाना मिलाकर 29 राज्यों में से 22 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में एक सदनात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई, अर्थात 7 राज्यों में बस द्विसदनात्मक व्यवस्था का निर्माण कराया गया है। विधानमंडल लोकतंत्र के मंदिर के रूप में जाना जाता है। विधानमंडल को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और निवार्थी वेंकट सुबैया के अनुसार सुभाष कश्यप लिखते हैं कि राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा होगा, जिसके सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होंगे। और कुछ राज्यों में विधान परिषद का नामक उच्च सदन भी है, जिसका नाम निर्देशित और परोक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। यदि राज्य की विधानसभा का एक विशेष बहुमत चाहे तो जिस राज्य में द्वितीय सदन नहीं है वहाँ उसकी स्थापना हो सकती है, और जहाँ द्वितीय सदन कार्यरत है वहाँ को समाप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि उस राज्य में चाहने वाले या उस राज्य के जो निश्चित जो जनसंख्या है, या कहा जा सकता है विधानसभा के एक विशेष बहुमत है, वो क्या कर सकता है, या तो चाहे तो विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं या वो जहाँ पर है उसको हटा सकता है। इस हेतु राज्य विधानसभा को केवल एक प्रस्ताव पारित करना होता है, जिसके आधार पर संसद कानून द्वारा उपयुक्त व्यवस्था कर देती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार आदि राज्यों में क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल एवं शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। पायली के अनुसार से जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा होती है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा, तथा जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद पाई जाती है। अब विधानसभा क्या है, तो राज्य के विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। विधानसभा जनता का सदन माना जाता है और विधानसभा के सदस्यों का मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में भौगोलिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। और राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, यह उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है कि संविधान के अनुसार से राज्य की विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। प्रत्येक जनगणना के उपरांत राज्य की विधानसभा की संख्या के निर्धारण तथा विधानसभा क्षेत्रों का विभाजन इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि राज्य की जनसंख्या उसकी विधानसभा की संख्या का अनुपात राज्य भर में समान रहे। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित एवं आदिम जातियों के लिए उनकी संख्या का अनुपात में स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो राज्यपाल समुदायों को सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और 2005 में देश में कुल 4,127 विधानसभा सदस्य राज्यों में से 100 सदस्य केंद्र शासित राज्यों से चुना जाता है। इसके संबंध में ये बताया गया है। उसके बाद आते हैं राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान कितना रखा जाता है। तो 1962 के अनुसूचित जातियों के लिए 475 स्थान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 222 स्थान थे। उसे 1967 में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान 503 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 262 हो गए हैं। उसके बाद 20 दिसंबर 1975 को जो नवीन निर्वाचन क्षेत्रांकन हुआ है, उसके अनुसार से अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभाओं के तथा संघीय क्षेत्रों के लिए 539 स्थान कर दिए गए हैं तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 282 स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। उसके बाद 1986 में जब विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए फिर दोबारा परिवर्तन करने का समय आया, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए 557 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 315 स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं, ताकि उसकी जो भूमिका है विधानसभा में या राज्य की राजनीति में बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया
जा सके। इसलिए समय समय पर क्या किया जाता है, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया जाता है। उसके बाद आते हैं जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या कोई भी व्यक्ति विधानसभा के सदस्य अगर बनना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हमने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री या लोकसभा के सदस्य के लिए जिस तरीके से एक व्यक्ति में क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उसी प्रकार से क्या किया गया है, इसमें विधानसभा सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में उसी प्रकार की योग्यता होना जरूरी है। जैसे कि पहला इसमें वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वो 25 वर्ष के आयु को पूरा कर चुका हो, तीसरा अन्य ऐसी योग्यता रखता है जो संसद के किसी भी कानून का निश्चित किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को जो दिवालिया अथवा पागल या भारत सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के लाभ के पद स्थित हो, विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद उसके साथ साथ जो विधानसभा के विधानसभा के लिए क्या करना चाहता है, जो व्यक्ति निर्वाचित होना चाहता है, उसमें कौन कौन सी अयोग्यता होती है या कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसे विधानसभा के सदस्य ग्रुप में उसे सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसमें पहला आता है कि न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया हो, दूसरा आता है किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण न कर ली हो और संसद की विधि द्वारा योग्य न माना गया हो। इन व्यक्तियों को क्या नहीं किया जा सकता, विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना नहीं जा सकता। उसके बाद आते हैं कार्यकाल। जो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। तो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार से विधानसभा की जो अवधि है 5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष की कर दी गई थी, परंतु यह इससे पूर्व भी राज्यपाल द्वारा विघटित किया जा सकता है। संकटकालीन घोषणा के समय संसद इस अवधि को बढ़ा सकती है, परंतु ऐसी परिस्थिति में संसद इस अवधि को एक समय के लिए 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती। संकटकालीन घोषणा के समाप्त होने के पश्चात 6 महीने में इसे से अधिक नहीं बढ़ा सकती। कहने का मतलब ये है कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार से विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष कर दी गई थी, परंतु इससे पूर्व भी राज्यपाल विघटित की जा सकती। संकटकालीन घोषणा में इस समय संसद की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, परंतु ऐसी परिस्थिति में संसद इस अवधि को एक समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकता और संकटकालीन घोषणा के समाप्त होने के पश्चात 6 महीने के लिए से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। विधानसभाओं की अवधि को पुनः 6 वर्ष के बजाय 5 वर्ष करने के लिए जनता पार्टी के सरकार ने 7 अप्रैल 1977 को एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 13 अप्रैल 1978 को यह कानून बनकर तैयार हुआ और अब विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही है। उसके बाद आते हैं जो विधानसभा के जो सदस्य है या विधानसभा है उसके विशेषाधिकार कौन कौन से, उसे कौन कौन से विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों को भी संसद के सदस्यों की भांति उसे भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध वे चाहे तो कुछ कहा जाए, परंतु उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की अभियोग नहीं चलाया जा सकता। विधानसभा में अधिवेशन के दिनों में उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद आते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति कहने का मतलब ये कि जिस विधानसभा की बैठक में 1:10 सदस्य अर्थात समस्त सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी इससे अधिक उपस्थित न हो तो वह बैठक या सही नहीं मानी जाएगी। इसके लिए विधानसभा की बैठक तभी हो सकती है जब इसके निश्चित संख्या उपस्थिति वरना बैठक स्थगित की जाती है। कहने का मतलब ये कि अगर विधानसभा का सत्र अगर चल रहा हो, अगर उसमें कम से कम समस्त सदस्य संख्या का 1:10, कहने का मतलब ये कि 100 में से अगर 10 जने अगर नहीं उपस्थित है तो उसे विधानसभा की बैठक वैध नहीं मानी जाएगी और सही नहीं मानी जाएगी। ऐसे समय में क्या किया सकता है, विधानसभा की जो बैठक उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। उसके बाद आता है जो सत्र है, जो विधानसभा का सत्र है कब और कब तक बुलाया जा सकता है। तो माना जाता है कि 1 वर्ष के भीतर विधानसभा का सत्र कम से कम 2 बार बुलाया जा सकता है और दोनों के बीच कम से कम 6 महीने का गैप होना जरूरी है। और राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को बुलाता है और अधिवेशन को समाप्त भी करता है। जो विधानसभा का जो सत्र है 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होता है और दोनों मध्य क्या होना जरूरी है, 6 महीने का गैप होना जरूरी है। और विधानसभा का जो सत्र है अधिवेशन है वो राज्यपाल को बुलाने का अधिकार दिया गया है और वो उसको समाप्त वही करता है। उसके बाद आता है जो विधानसभा के अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है उसका चुनाव किस तरीके से किया जाता है। तो विधानसभा को अपना एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार भी प्राप्त होता है और विधानसभा के अध्यक्ष का सबसे मुख्य कार्य यह होता है कि विधानसभा की समस्त कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाए या विधानसभा में शांति बनाए रखे और उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य अपना भाषण नहीं दे सकता। अध्यक्ष अपने चुनाव के पश्चात किसी भी दल का पक्षपात नहीं करता। सभी दलों का सदस्य
को बोलने का बराबर अवसर देता है और अपने निर्वाचन के पश्चात वह किसी भी दल की कार्यवाही में सक्रिय भाग नहीं लेता, परंतु उसके निर्णायक मत देने का अधिकार भी होता है। उसके बाद आते हैं विधानसभा के सदस्यों का जो वेतन एवं भत्ते हैं। तो सभी राज्य विधानसभा सभाओं के सदस्यों का वेतन एवं भत्ते समान नहीं है, क्योंकि उसका वेतन एवं भत्ते संबंधी विधानमंडल द्वारा पारित होते हैं और उनको मासिक वेतन के अतिरिक्त अधिवेशन के दिनों में दैनिक भत्ता और निःशुल्क आवास भी दिया जाता है। उसके बाद आते हैं वेतन एवं भत्ते। उसके बाद आते हैं वेतन एवं भत्ते के बाद आते हैं विधानसभा की शक्तियाँ। तो विधानसभा को अनेक प्रकार की विधायी शक्तियाँ प्राप्त है और वह राज्य की सूची पर कानून बना सकता है। राज्य की सूची में कुल मिलाकर 61 विषय रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त इससे सामवर्ती सूची पर भी कानून बना सकते हैं। कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, परंतु सामवर्ती सूची का संसद भी कानून बना सकते हैं। इसलिए संविधान में यह नियत रखा गया है कि दोनों के विरोध होने पर संसद का जो कानून है उसे ही वैध माना जाएगा। विधानसभा का कानून अवैध घोषित कर दिया जाएगा। सामवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जिसमें विधानसभा की शक्तियाँ कुछ इस प्रकार से बताई गई हैं। सबसे पहले विधानसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है। तो विधानसभा अनेक प्रकार के वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार से सबसे पहला जिसमें है बजट पर इसका पूरा नियंत्रण होता है। विधान परिषद किसी धन विधेयक को केवल 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। दूसरा आता है इसमें शक्तियाँ प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री विधानसभा के सामने बजट पेश करता है और बजट में गत वर्ष के खर्चे और आमदनी के संचित उल्लेख के लिए अतिरिक्त आगामी वर्ष की आय व्यय के खर्चों को मिलाता है। उसके साथ साथ विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य के लोगों को कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता और बजट के प्रायः दो भाग राज्य के संचित निधि पर भारित व्यय तथा अभारित व्यय आदि किए जाते हैं। उसके साथ साथ राज्यपाल व न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते को छोड़कर अर्थात अभारित व्यय का विधानसभा पूर्ण नियंत्रण करता है। उसके साथ साथ आता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी विधानसभा को प्रदान की गई है, जिसमें राज्य की विधानसभा को कार्यपालिका संबंधी कुछ इस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई, जैसे कि विधानसभा का राज्य की वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। तीसरा, विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, मंत्रियों के वेतन में कटौती, मंत्रियों के द्वारा रखे हुए किसी महत्वपूर्ण विधेयक को अस्वीकार करके उसके मंत्रियों को घेर विरोध करने पर भी किसी विधेयक को पास करने का मंत्री परिषद के पास विश्वास की कमी प्रकट कर सकती है। विधानसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ जो विधानसभा है उसके विधायी शक्ति भी प्रदान की गई है, जिसमें विधायी शक्ति के अंतर्गत विधानसभा के संविधान संशोधन के संबंधित शक्तियां प्राप्त है। इसमें साधारण विधेयक के बारे में विधानसभा के पास विधान परिषद से बहुत अधिक अधिकार है। जब विधानसभा किसी विधेयक को पास कर देती है तो वह विधान परिषद के पास भेजा जाता है और विधान परिषद उस समय कुछ 3 प्रकार की कार्रवाई करती है। या तो उस विधेयक को अस्वीकार कर सकती हैं, 30 मास तक उस पर कार्रवाई करें, या उससे ऐसे संशोधन पेश कर सकते हैं जो विधानसभा सहमत न हो। मगर संविधान में हुए संशोधन 13 दिसंबर 2013 के अनुसार से संघ सूची में 98 तथा राज्य सूची में 62 तथा संवर्धित सूची में 52 विषय रखे गए, जिसमें ये राज्य मिलाकर क्या करते हैं, नियम एवं कानून का निर्माण करने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात विधानसभा उन विधियों को संशोधनों सहित या अथवा संशोधनों के बिना दोबारा पास करके विधानसभा के पास भेजेगी, या उस समय यदि विधान परिषद उसे अस्वीकार कर दे या इस पर 1 मास तक कोई कार्रवाई न करे, ऐसे संशोधनों पेश करे तो विधानसभा सर्वथा अमान्य हो तो वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ समझा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी विषय पर राज्य परिषद 1 माह से ज़्यादा तक उसे रोक कर नहीं रख सकता। अगर 1 माह से ज़्यादा रोक कर अगर रखता है तो उसे स्वतः क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। और इन सदनों के द्वारा अगर किसी विषय पर कानून का निर्माण बनता है, अध्यादेश आता है, बिल आता है, अब जब वो राज्यपाल अनुमति दे देते हैं तब उसे कानून के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ये हो गया विधानसभा। उसके बाद आते हैं विधान परिषद। तो 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 168 में बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधान पालिका की व्यवस्था की गई थी। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद के निर्माण व अंत का प्रावधान भी रखा गया है, जिसमें राज्यों द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं की गई है। एक साधारण प्रक्रिया द्वारा
अपने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था कर सकती है, और उसी प्रकार से सामान्य बहुमत के माध्यम से क्या कर सकती है, उसकी आवश्यकता अगर नहीं पड़ती है तो उसे खत्म करने के लिए उसे अधिकार दिया गया है। तो उस राज्य की विधानसभा कुल संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित मत देने वाली संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के माध्यम से एक संकल्प पारित करना होगा, और इसी प्रक्रिया के द्वारा द्विसदनात्मक राज्यों को अपने यहाँ विधान परिषद का अंत कर सकते हैं। और इसी उपबंध के द्वारा राज्य आंध्र प्रदेश ने राज्य विधानसभा परिषद अधिनियम 1957 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद की स्थापना की थी, और इसी परिषद के द्वारा 1985 में उसका अंत कर दिया गया। और पश्चिम बंगाल व पंजाब में भी इसी प्रकार अनुसरण करते हुए 1969 में अपने यहाँ विधान परिषद का अंत कर दिया, जिसके आधार पर बाद में कई राज्यों ने विधान परिषद का निर्माण किया व कई राज्यों ने यहाँ पर अपनी व्यवस्था को अंत कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधान पालिका है वहाँ उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है, और जहाँ पर और वहाँ पर क्या बोलते हैं, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्य विधानमंडल के द्वितीय व उच्च सदन के रूप में विधान परिषद की भूमिका होती है। और विधानसभा राज्य विधानमंडल या व्यवस्थापिका का निम्न है प्रथम सदन के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। और विधान परिषद का उच्च लेकिन द्वितीय सदन है। 10 दिसंबर 1986 को जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा 2014 में तेलंगाना में विधानसभा के अतिरिक्त विधान परिषद बनाई गई है। बाकी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, असम, केरल, नागालैंड, बंगाल, पंजाब, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा ही पाई जाती हैं। उसके बाद आते हैं जो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो कितनी होती है। तो संविधान में कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है 40 से कम ना होगी, और विधानसभा के तिहाई सदस्यों से अधिक नहीं होगी। जिन राज्यों में विधानसभा परिषदें हैं उनके सदस्यों की संख्या कुछ इस प्रकार से है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 108, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78, जम्मू कश्मीर में 36, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 86। उसके बाद आते हैं जो विधान परिषद की जो रचना है वो गठन है वो किस के प्रकार से होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की रचना के बारे में कहा गया है, जिसमें सबसे पहला ये कहा गया है कि कुल संख्या का 12वां भाग ऐसे अध्यापकों द्वारा चुना जाएगा जो माध्यमिक शिक्षाओं संस्थाओं अथवा उससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में अर्थात कॉलेजों में अध्यापन कर रहे हैं, जिनको 3 वर्ष का अधिक अनुभव है, पहला। दूसरा, समस्त संख्या का 12वां भाग ऐसे स्नातक द्वारा चुना जाएगा जो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष के स्नातक हैं। उसके बाद अगला जो पद्धति इसमें ये बताया गया कि समस्त सदस्यों का 1/3 भाग उसी राज्य की नगर पालिकाओं या जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं से चुना जाता है जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित है। उसके बाद आता है समस्त संख्या का तीसरा भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। विधानसभा के सदस्य इन सदस्यों को चुनाव में से न चुनकर बाहर से चुनेंगे। उसके साथ साथ लास्ट में आता है शेष सदस्य अर्थात कुल संख्या का 6वां भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कला, विज्ञान, साहित्य एवं सामाजिक सेवा, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष योगदान हो। और विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधि तथा एकल संक्रमण पद्धति का अपनाई गई है। उसके साथ साथ आता है कि जो योग्यताएं हैं, एक विधान परिषद के सदस्य में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो। ऐसी अन्य योग्यता जो संसद की किसी भी विधि कानून द्वारा निर्धारित की जाए। उसके साथ साथ भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की किसी लाभकारी पद पर आसीन न हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित न किया हो, वह दिवालिया न हो तथा वह संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के अनुसार से विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित न किया हो तथा उसके साथ साथ उसे विदेशी नागरिकता प्राप्त न कर ली हो। ऐसी व्यक्तियों को नहीं किया जाता, इसका सदस्य नहीं बनाया जाता है। उसके बाद आता है विधान परिषद की अवधि क्या होती है, कार्यकाल क्या होते हैं। तो विधान परिषद की एक स्थायी संस्था है, क्योंकि इसका विघटन अवधि से पूर्व नहीं किया जा सकता। पहले चुनाव के समय 1/3 सदस्य 2 वर्ष के लिए और 1/3 4 वर्ष के लिए तथा 1/3 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल या अवधि 6 वर्ष की होती है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उसके रिक्त स्थान के लिए नए चुनाव होते हैं। इस प्रकार से यह कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए विधान परिषद का एक स्थायी सदन ही है। सदन यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर
सदन का अवधि नहीं होता, बल्कि विधान परिषद में व्यक्तियों का कार्यकाल देखा जाता है। जिस प्रकार से एक सरकारी कर्मचारी का क्या है कार्यकाल 65 साल होता है, उसी प्रकार से विधान परिषद के जो सदस्यों की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष की होती है। यहाँ पर इस सदन का कार्यकाल नहीं होता। उसके बाद आते हैं गढ़ पूर्ति। गढ़ पूर्ति कहने का मतलब ये, अगर किसी भी विषय पर अगर बैठक हो रही है तो उसके लिए कितनी सदस्यों का या बैठकों के लिए कितनी सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो विधान परिषद की बैठक के लिए समस्त संख्या का 10वां भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। 10वां भाग। यह विधानसभा की परिषद की किसी बैठक में इतनी उपस्थिति नहीं है तो उसे वैध बैठक नहीं समझी जाएगी। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से विधानसभा में 10% कहने का मतलब ये कि सदस्य संख्या भी 10% नहीं होगा, 10% अगर नहीं होगा तब तक उसे वैध नहीं माना जाएगा। उसके बाद आते हैं इसके जो पद की समाप्ति है उसे किस प्रकार से किया जा सकता है। तो विधान परिषद के सदस्यों के जो सदस्य है वो अपना त्यागपत्र देने का अधिकारी हैं, वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि कोई सदस्य इस सदन की आज्ञा के बिना 60 दिन तक इसकी बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं तो उसे क्या माना जाएगा, उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति एक राज्य में दोनों सदनों अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते, न ही दो से अधिक राज्यों के विधान मंडलों का एक ही समय में सदस्य बन सकते हैं। यदि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों के सदन के सदस्य चुन लिया जाए तो उसे एक राज्य की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त विधानमंडलों की सदस्यता से अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, वरना राष्ट्रपति द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार से निश्चित समय की समाप्ति पर उन्हें तमाम स्थान रिक्त घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद आते हैं एक व्यक्ति को जो क्या बोलते हैं विधानसभा सदस्य या विधान परिषद के सदस्य बनना चाहता है, इसमें कौन कौन सी अयोग्यताएं नहीं होनी चाहिए। वह सबसे पहले उसकी अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। उसमें पहला है कि वह संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो, उन्मत्त या पागल किसी न्यायालय द्वारा घोषित न किया वो दिवालिया न हो, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तथा उसने दूसरे देश की नागरिकता की इच्छा प्राप्त कर ली है तो उसे किसी कारण से किसी भी विदेशी राज्य की प्रतिष्ठा रखनी पड़ती है तो उसे क्या नहीं किया जा सकता, उसे राज्य परिषद या विधान परिषद के सदस्य नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद आती यदि उसको संसद द्वारा बनाए हुए किसी कानून के अधीन अयोग्य घोषित किया जाता है तब भी उसे क्या नहीं किया जा सकता, उसे विधान परिषद का सदस्य बनाया नहीं जा सकता। उसके बाद आते हैं विधान परिषद के जो विशेषाधिकार है, कौन कौन से इसे विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें आता है विधान परिषद के सदस्यों को भी विधान सभा के सदस्यों की भांति ही क्या माना जाता है, उसे भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए। उन्हें अधिवेशन के दिनों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न ही सरकार की आलोचना पर कड़ी कार्रवाई किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें भी भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और उनके वेतन और भत्ते राज्य के विधान मंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं अधिवेशन, विधान परिषद के अधिवेशन। तो विधान परिषद के अधिवेशन विधानसभा की भांति ही एक वर्ष में 2 अधिवेशन आवश्यक होने चाहिए। इसके पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन की पहली तिथि में कम से कम 6 महीने की क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। उससे ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, उससे कम समय नहीं होना चाहिए। राज्यपाल इसके अधिवेशन को बुलाता है और समाप्त दोनों करता है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से विधानसभा का अधिवेशन होता है, जिस प्रकार से उसको राज्यपाल बुलाता है और ख़त्म करता है या राज्यपाल करता है, दोनों का अध्यक्षता करता है, उसी प्रकार क्या होता है इसका भी वही काम होता है। उसके बाद आते हैं विधान परिषद की पदाधिकारी। तो वहाँ पर कौन कौन से पदाधिकारी राज्य विधान परिषद को संचालित करने के लिए कौन कौन से व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। तो विधान परिषद को अपना सभापति एवं उप सभापति चुनने का अधिकार होता है। ये सामान्य बहुमत से चुना जाता है। उसको वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। जैसे ही कोई सदस्य विधान परिषद का सभापति या उप सभापति निर्वाचित होते हैं, उसको राजनीति में सक्रिय भाग लेना बंद करना पड़ता है, उसे निष्पक्षता धारण करनी पड़ती है और दलबंदी से अलग रहना पड़ता है। विधानसभा राष्ट्रपति के राज्य परिषद के सभापति तथा उप सभापति अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि दोनों में से कोई विधान परिषद का सदस्य नहीं रहेगा तो अपना पद रिक्त कर देगा। उसको विधान परिषद के समस्त सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है, परंतु ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिन के पहले सूचना देनी पड़ती है। जब सभापति और उप सभापति को हटाने का प्रस्ताव विचार हो रहा हो तो वह विधान परिषद की बैठकों में सभापतित्व नहीं करेगा, या सभापति विधानसभा की विधान परिषद की बैठक को सभापतित्व करता है या उसकी अनुपस्थिति में उप सभापति इन बैठकों को संचालित कराने का कार्य करता है। वह सदन में शांति स्थापित करता है और उसको साधारणतः वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जब किसी प्रस्ताव पर मत समान हो जाए तो अपने निर्णायक मत दे सकता है। ये हो गई विधान परिषद। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे या अगले चर्चा में पढ़ेंगे
विधान परिषद के निर्माण के पक्ष में या विपक्ष में तर्क। क्या विधान परिषद बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने विधान परिषद की जो अस्तित्व है उसको ख़त्म कर दिया है, तो हमें क्या ये स्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे।